जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 फरवरी 2024 को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, चौथी शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। स्पेशली इंग्लिश का ये पेपर है। इंग्लिश के कुछ जो क्वेश्चंस थे हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो लिखा हुआ है ये टेलीग्राम की आईडी है। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाया करेंगी। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात ये कि इसको वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आपका जो भी स्कोर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है और सेंटेंस लिखा हुआ है वॉच आउट फॉर दैट होल। तो इस सेंटेंस से ये प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, किसी को कह रहा है कि ध्यान से देखना, वहाँ पे एक गड्ढा है। तो जैसे जो पॉट होल्स होते हैं, जो मैन होल्स होते हैं, जो सीवर के होल्स होते हैं ना सड़कों के बीच में, तो मान लो कहीं पे वो खुला हुआ है और कोई दूसरा व्यक्ति है, किसी को कह रहा है कि भाई ध्यान से जाना, वो जो ढक्कन है वो लगा नहीं है और पॉट होल ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का अटेंशन लेने के लिए कोई व्यक्ति उसको एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ में अ, उसको संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लग सकता है? आई मीन ये इसको, हालांकि अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये टुट जो लिखा हुआ है इसको कैसे करते हैं। और फिर हे लिखा हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हे। हम बोलते ना, हे वॉच आउट फॉर दैट होल, हे जरा ध्यान से वो पॉट होल देखना, ठीक है। एम क्या होता है आप सबको पता है, दो रिलीजन्स में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये जो यूज़ होता है वो किसी एक एक्साइटमेंट और जॉय की सिचुएशन में, जब एक्सक्लामेटरी एक फीलिंग जताई जाती है, तो हम बोलते हैं ना ये वी वॉन द मैच, यानी कि हम मैच जीत चुके हैं, है ना। ये जो टी यू टी लिखा हुआ ना, आपने देखा होगा अक्सर, मुझे लगता है कि जीवन में हर एक व्यक्ति कभी न कभी यूज़ करता है। ये एक पर्टिकुलर डिसअपॉइंटमेंट के लिए कई बार यूज़ किया जाता है। हालांकि इसको टूट नहीं बोलता है। ऐसे समझो कि जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, है ना। तो ये जो स्टार्टिंग में वो चिक चिक की आवाज़ थी, वो इसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिलहाल जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। योर ब्रदर एन अपॉलजी टू मी। अपॉलजी मतलब एक माफ़ी। तो इसका सेंटेंस का कहने का मतलब है कि तुम्हारा भाई एक अपॉलजी क्या उधार पे रखा हुआ है, समझो, ऐसे समझो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि योर ब्रदर ओज एन अपॉलजी टू मी, ड्रॉप्स, एबेट्स या फिर ओन्स। तो देखो, ड्रॉप्स का तो मतलब पता है, ड्रॉप करना, ठीक है। अबेट क्या होता है? अबेट एक वर्ब है। अबेट का अर्थ होता है किसी चीज का प्रभाव कम हो जाना या धीमा हो जाना, है ना। कोई चीज कोई लेस स्ट्रांग हो जा रही है, तो वो होता है अबेट। यहाँ पे राइट यूज नहीं होगा, ठीक है। अबेट का भी इस्तेमाल नहीं है, ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल नहीं है। ओन करना किसी चीज को अपने पोजीशन में लेना, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई ओन दिस हाउस, यानी कि मेरी मालकियत है इस पे, मैं इसका मालिक हूँ, ठीक है। तो ओन्स तो होगा नहीं, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओज। ओ करना यानी कि किसी का कुछ उधार रखना अपने पास में, है ना, कि बाकी है भाई, आई ओ यू एन अपॉलजी की एक, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ कि भाई मैं तुमसे एक माफी मांगू, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एरर का क्वेश्चन है। वी बिलीव दैट विजिटिंग शिमला इज द बेटर थेरेपी फॉर यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या मिस्टेक है? यहाँ पे जो द बेटर लिखा हुआ है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा किसके पहले होता है? सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेटर की जगह पे बेस्ट। सो वी बिलीव दैट विजिटिंग शिमला इज द बेस्ट थेरेपी फॉर यू। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन एरर का क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज बलून्स बिटवीन ऑल द कैंडिडेट्स। कृपया करके ये सारे बलून्स जो हैं ये सभी कैंडिडेट्स में बांट दो। अब यहाँ पे किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्यों? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो बिटवीन होता है वो सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल होता है। जब मैं बोलूँ कि ये दोनों, ये जो सेब है इन दोनों व्यक्तियों के बीच में बांट दो, तब वहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता, यहाँ पे लिखा होता कि इन दो लोगों के बीच में बलून्स बांट दो, तो बिटवीन सही था।
बट चूंकि यहाँ पे दो से ज्यादा लोग हैं, ऑल द कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे बिटवीन की जगह पे हो जाएगा अमंग। ठीक है, राइट आंसर इज अमंग। दो से ज्यादा लोगों के लिए अमंग का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंप्रूवमेंट का केस है। सेंटेंस है, आई रेड द डायरेक्शंस बट आई स्टिल कांट फिगर आउट हाउ इट वर्क्स। क्या इसमें इंप्रूव कर सकते हैं? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, देखो लिखा हुआ है आई रेड द डायरेक्शंस। ठीक है, मैंने डायरेक्शंस को पढ़ा, बट फिर भी आई कांट स्टिल फिगर आउट हाउ इट वर्क्स, मैं तब भी इसको फिगर आउट नहीं कर सकता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो चूंकि देखो पहला तो ये हो गया कि मैंने डायरेक्शंस को पढ़ा, एक पास्ट का हो गया, बट अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, यानी कि प्रेजेंट का फॉर्म है। और आई के लिए जो वर्ब यूज हुआ है फिगर्ड आउट। ठीक है, तो फिगर्ड आउट कंप्लीटली पास्ट का हो जाएगा। यहाँ पे यूज हो रहा है सकता हूं, यानी कि प्रेजेंट का फॉर्म होगा, एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो फिगर्ड आउट की जगह पे होगा फिगर आउट। सो आई रेड द डायरेक्शंस बट आई स्टिल कांट फिगर आउट हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनिम बताना है इंटरप्रिटेशंस का। सेंटेंस लिखा हुआ है, दैट मिसिंग कॉन्टेक्स्ट कैन ऑफन लीड टू सेपरेट इंटरप्रिटेशंस बाय डिफरेंट रीडर्स और व्यूअर्स। अच्छा, इंटरप्रिटेशन बना किससे है? देखो लास्ट में TION लगा हुआ है, ये एक नाउन है। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन जो होता है, एक वर्ब होती है इंटरप्रेट, इंटरप्रेट से बनता है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है? किसी चीज को समझना, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि यार तुम इस बात की अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, बात कहीं कुछ और गई, मतलब उसका कुछ और निकाला गया। यानी कि इंटरप्रेट करने का मतलब किसी चीज का मतलब निकालना है, किसी चीज को समझना। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? एनालिसिस, इनसाइट, इग्नोरेंस या फिर एक्सप्लेनेशन। राइट आंसर इज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके सॉरी, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इग्नोरेंस होगा। ठीक है, जैसे इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कोई चीज समझना। ठीक है, और इग्नोरेंस का क्या मतलब हुआ? इग्नोरेंस का मतलब हुआ किसी चीज को अनदेखा कर देना। ठीक है, ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है? अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर, दिस विल प्रोवाइड द डिजिटल इकोनॉमी अ न्यू डायमेंशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डायमेंशन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे जो डायमेंशन है वो होगा DIMENSION। ठीक है, डायमेंशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे लिखा हुआ है एरर फाइंड करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, द रेनोन्ड शेफ नोन फॉर हिज इनोवेटिव culinary creations opened a new restaurant that quickly became a hotspot for food enthusiasts seeking a unique dining experience। किस पार्ट में मिस्टेक है? बहुत छोटी सी मिस्टेक है, पहले मैं बता दूं, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सी पार्ट में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? बहुत छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जो culinary लिखा हुआ है ना, उसकी स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे 2 L लगे हुए हैं, जबकि सिंगल L होगा, तभी स्पेलिंग इसकी सही हो जाएगी, और वही वहां पे मिस्टेक है। अच्छा, कलिनरी का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कुकिंग। कुकिंग से संबंधित चीज अगर किसी की बात की जाए तो वो होगा कलिनरी। क्वेश्चन नंबर 9, इडियम का मतलब बताना है। इडियम है टू टर्न अ डेफ ईयर टू। डेफ का मतलब क्या होता है? बहरा या सुनने में अक्षम होना। ठीक है, टू टर्न अ डेफ ईयर टू, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, किसी चीज को अनसुना कर देना। सुना पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया, जाने दो, मतलब नहीं, है ना, ऐसा। तो टू टर्न अ डेफ ईयर टू का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू लिसन एंड कंसिडर, यानी कि उस पर ध्यान मत देना, अनसुना कर देना। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन एंटोनिम बताना है शब्द का। लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा है, पैसे लगाना किसी चीज में, है ना। आप कई लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, पैसे लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का उल्टा क्या होगा? सिंपल सी बात है, डिवेस्टमेंट। सिंपल। ठीक है, जैसे ठीक है, हाँ, ओके, आउटलाइन, किसी चीज की आउटलाइन बनाना, है ना, उसका बाहरी एक आउटलाइन बनाना। फिर डाइवेस्टमेंट आपको मैंने बता दिया। इंडोमेंट क्या होता है? इंडोमेंट का मतलब होता है किसी संस्था को दिया गया जो दान होता है, उसको इंडोमेंट बोलते हैं, नाउन होता है ये। अच्छा, गुडी क्या होता है? गुडी एक बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, जैसे कोई अच्छी चीज जो हर कोई चाहता हो, है ना, कि खास करके ऐसी कोई चीज जो पर्टिकुलर छोटी सी प्यारी सी चीज हो, जो गिफ्ट वगैरह में दी जाती है, वो लोग खुश होते हैं उससे, है ना, कि
आई गिफ्टेड मेनी गुडीज इन दैट बॉक्स, है ना, ऐसा टाइप का। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड दिस मॉस्क, इट वाज ग्रेशियस एंड द अरेंजमेंट हिम। तो कह रहा है उसे हमेशा वो मस्जिद पसंद थी क्योंकि ये ग्रेशियस थी। ग्रेशियस इज अ वर्ड, ये एक एडजेक्टिव है, लास्ट में ओयूएस लगा हुआ है, एडजेक्टिव है। ग्रेशियस का मतलब होता है कि बहुत काइंड, उदार होना। अच्छा, एक और शब्द होता है ग्रेसियस, GRACIAS। तो स्पेनिश में ग्रेसियस का मतलब होता है थैंक यू, ठीक है, थैंक्स। ओके, फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ही हैड ऑलवेज लाइक दिस मॉस्क, इट वाज ग्रेशियस एंड अरेंजमेंट। तो उसको हमेशा से मस्जिद पसंद थी, उस वो मस्जिद कैसी थी, ग्रेशियस थी, और वहाँ की अरेंजमेंट, अब चूंकि अच्छी अच्छी बात की जा रही है तो उसकी अरेंजमेंट भी उसको पसंद आएगी। तो उसकी अरेंजमेंट क्या, डिससेटिस्फाइड नहीं, प्लीज्ड, यस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। प्लीज्ड मतलब खुश करना। हैप्पी मतलब होता है, एक सिचुएशन होती है कि हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, बट यहाँ पे हैप्पी का इस्तेमाल नहीं होगा, हैप्पी हिम, है ना। तो हैप्पी वर्ब की तरीके से नहीं यूज हो रहा है। ओके, बॉदर्ड का मतलब होता है परेशान करना, दिस विल नॉट बी द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हिज प्रीवियस स्टार्टअप्स हैव फेल्ड, यानी कि उसके जो पहले के स्टार्टअप्स थे वो फेल हो चुके हैं। तो क्या होगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, लिटिल, क्वाइट, वेरी या फिर ऑल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। यही यहाँ पे सही सेंटेंस, सही एक सेंस डेवलप कर रहा है, यानी कि ऑल हिज प्रीवियस स्टार्टअप्स, यानी कि उसके सारे पिछले जो स्टार्टअप्स थे वो फेल हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम बताना है। विजिटर्स बोर्ड द ट्रेन एंड विंड देयर वे थ्रू इट्स कॉरिडोर्स एंड लेविश डेकोर। लेविश का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। लेविश का मतलब होता है वेरी रिच, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे किसी चीज को डेकोर किया गया हो, हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग किया गया हो। तो लेविश इज समथिंग रिलेटेड टू, सिमिलर टू रिच। अब इसका मिलता जुलता क्या होगा, मंडेन नहीं। मंडेन का क्या मतलब होता है, समथिंग दैट इज वेरी ऑर्डिनरी, कोई चीज बहुत साधारण होना, या इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आना, बहुत डल होना, ठीक, तो मंडेन होगा नहीं। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा गरीब, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। रेगुलर नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट उसको बोलते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति के लिए एफ्लुएंट का इस्तेमाल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अंबानी फैमिली इज अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, यानी कि बहुत पैसा है, बहुत धनी व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 14, fill in the blanks. The trio of women at the table representative of the enormous flux of, पहली बात तो enormous का क्या मतलब होता है, कोई चीज बहुत बड़ा, लास्ट में ओएस लगा है, अगेन इट्स एन एडजेक्टिव। enormous का अर्थ होता है बहुत बड़ी चीज, है ना, कोई बहुत बड़ा। हम बोलते हैं ना कि that was an enormous amount, यानी बहुत बड़ी अमाउंट थी। वैसे ही फ्लक्स का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज का कंटिन्यूअस मूवमेंट। जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th-12th में। तो फ्लक्स होता है किसी चीज का कंटिन्यूअस मूवमेंट होना। तो फिलहाल यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इस ब्लैंक स्पेस में, तो हैड बीइंग, वाज, हैज बीन, वर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे अगर वाज रखोगे, द ट्राई ऑफ वेमेन एट द टेबल, टेबल पे जो वो 3 महिलाएं बैठी थी वो क्या थी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनॉर्मस फ्लक्स ऑफ अमेरिकन लाइफ। सिंपल, वाज विल बी यूज्ड हियर। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे इसका मतलब बताना है, इडियम, इससे रिलेटेड कौन सा इडियम होगा, ये अर्थ लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं। सेंटेंस है, ऑल द बॉयज ऑफ शेमरॉक आर सिमिलर इन मेनी वेज। तो जो शेमरॉक के सारे बच्चे हैं, सारे लड़के हैं, वो कई सारे तरीकों में एक जैसे हैं। तो अब कई तरीकों में एक जैसा होना, इसके लिए क्या इडियम यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस आर फ्लॉकिंग बर्ड्स, तो फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, तो झुंड में जो पक्षी होते हैं, नो। ईट्स लाइक अ बर्ड, ये भी एक इडियम है। ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है बहुत कम खाना। इसको मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था इसी सीरीज में, कि जैसे हम लोग आए दिन अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत कम खाना खाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो चिड़िया की तरह चुग रहे हो, खाना ढंग से नहीं खाते। तो वो बहुत कम खाना खाना, चिड़िया जैसे छोटी सी चोंच होती है, छोटा सा ही, थोड़ा सा, बहुत मिनिमम अमाउंट खा सकती है, अमाउंट तो नहीं कह सकते, हाँ मतलब ठीक है, बहुत कम खाना खाना, ठीक है। इट्स लाइक अ बर्ड। अ पीस ऑफ केक, कोई चीज बहुत आसान होना, तो ये तो होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बर्ड्स ऑफ फेदर, यानी कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक ही पंख के पक्षी,
जैसे हम बोलते हैं कि एक ही पंख के पक्षी, तो अब मोर का पंख है, ठीक है, एक ही पंख के पक्षी होंगे तो भाई सारे मोर के जो जितने भी मोर होते हैं सबके पंख एक जैसे ही होते हैं ना, तो दे आर सिमिलर इन मेनी वेज। सो इसके लिए जो इडियम यूज होता है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बर्ड्स ऑफ अ फेदर। अब आते हैं अपने पैसेज पे, पैसेज पढ़ते हैं। चिंपैंजीज अवेकन एट डॉन। डॉन का क्या मतलब होता है? डॉन का अर्थ होता है जिसको हम प्रातः काल बोलते हैं, प्रातः काल के पहले जो होता है, यानी जो सूर्य उगने के पहले का जो समय होता है, जो हल्का सा अंधेरा हल्का सा उजाला, उसको डॉन बोलते हैं। अच्छा, डॉन का उल्टा क्या होता है? डस्क होता है, DUSK, ठीक है, डस्क। डस्क किसको कहते हैं? सूर्य के अस्त होने के जो बाद का समय होता है, संध्या काल जो होता है ना, हल्का अंधेरा हल्का उजाला, उसको डस्क बोलते हैं। एक गाना भी है, डस्क टिल डॉन, जैन करके एक सिंगर है, एंड आई थिंक जो फीमेल सिंगर है वो सिया है, तो या आप गाना भी सुन सकते हैं, तो वहाँ से याद कर सकते हो, उसका गाना ही है डस्क टिल डॉन, यानी कि शाम से लेकर सुबह तक, ठीक है। ओके, डॉन का मतलब मैंने बता दिया। सो चिंपैंजीज अवेकन एट डॉन एंड देयर डे इज स्पेंट। तो डॉन में वो जगते हैं, यानी कि सुबह सूर्योदय से पहले वो जगते हैं, और उनका जो समय बीतता है कैसे? इन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड। सो ऑप्शन में क्या क्या फिल कर सकते हैं? ईदर इन द ट्रीज, नीदर, ऑल या बोथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईदर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ईदर और नीदर का इस्तेमाल होता है किन्हीं दो चीजों के लिए, यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ईदर एंड नीदर के साथ में, ईदर के साथ में और लगता है, नीदर के साथ में नॉर लगता है, लेकिन यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दोनों चीजों की बात की जा रही है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे एंड देयर डे स्पेंट बोथ इन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड। उनका समय कैसे बीतता है? पेड़ों पर भी और ग्राउंड पे भी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आफ्टर अ लेंदी मिड डे रेस्ट, लेट आफ्टरनून इज यूजुअली द मोस्ट इंटेंसिव फीडिंग, है ना। जो इंटेंसिव फीडिंग होती है लेट आफ्टरनून में, यूजुअली इट इज द मोस्ट इंटेंसिव फीडिंग। क्या? एरा, पीरियड, मोमेंट या ग्रुप? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पीरियड। अच्छा, एरा क्यों नहीं होगा? इसके पहले ही वाले जो वीडियो है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करवाया था एरा, पीरियड और स्पेल, इन शब्दों का मतलब मैंने बताया था। सो एरा का क्या मतलब होता है? एरा एक बहुत लंबे समय को कहते हैं, और खास करके कोई एक ऐसा समय जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट से शुरू होता है उसको एरा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन एरा, तो क्रिश्चियन एरा क्या था? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद से जो टाइम पीरियड हुआ उसको क्रिश्चियन एरा कहते हैं। सो एरा इज बेसिकली अ टाइम पीरियड, एक समय जब जो कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट से शुरू होता है, ठीक। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीरियड। तो फीडिंग का पीरियड होता है जब वो खाते पीते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। इन द ट्रीज वेयर मोस्ट फीडिंग टेक्स प्लेस, पेड़ों पे ज्यादातर फीडिंग होती है। चिम्प्स यूज देयर हैंड्स एंड फीट टू मूव। तो जो चिम्प्स होते हैं, यानी कि चिंपैंजीज को शॉर्ट फॉर्म में चिम्प्स कहते हैं। चिम्प्स यूज देयर हैंड्स एंड फीट टू मूव। जो चिम्प्स हैं वो अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं मूव करने के लिए। क्या? मूव ओवर, मूव ऑफ, मूव अलॉन्ग या फिर मूव अबाउट। तो इधर उधर मूव करते हैं ना, तो उसके लिए जो यूज होता है वो अबाउट का यूज होता है ना। मूव अबाउट इज द राइट आंसर। मूव ओवर नहीं होगा, क्योंकि ओवर का जो प्रपोजिशन होता है वो किसी ऊपरी सतह पे, यानी कि किसी चीज के ऊपर मूव करना, है ना, सतह के ऊपर, अबव सेंस में। अलोंग क्या होता है? साथ साथ मूव करना, है ना, तो वो तो होगा ना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दे ऑल्सो लीप एंड स्विंग बाय देयर आर्म्स, ब्रैकिएट कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट में ATE लगा हुआ है, किसी भी शब्द में लास्ट में ATE लगा होता है तो जनरली वो एक वर्ब होता है। ब्रेकिएट एक शब्द होता है, ब्रैकिएट, इसका मतलब होता है, आपने बंदरों को देखा होगा, वो दोनों हाथों से झूलते हैं ना डालियों पे इधर से उधर, तो जो हाथों से पकड़ के डाली को जो झूलना होता है, जो स्विंग करना होता है, उसको ब्रैकिएट कहते हैं। सो दे ऑल्सो लीप एंड स्विंग बाय देयर आर्म्स, ब्रैकिएट, स्किलफुली फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर वो स्किलफुली क्या करते हैं? ब्रैकिएट करते हैं, स्विंग करते हैं। फिर मूवमेंट ओवर एनी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस यूजुअली टेक्स, जो किसी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे जो मूवमेंट करते हैं जनरली कहाँ पे होती है? स्पॉट, प्लेस, पार्ट, ओवर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लेस, उस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप देखोगे, सो मूवमेंट ओवर एनी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस यूजुअली टेक्स प्लेस ऑन द ग्राउंड, है ना। स्पॉट नहीं होगा, टेक्स प्लेस होता है।
जैसे कोई इवेंट वहाँ पे हुआ, कोई इवेंट बनारस में हुआ, जैसे हम बोलते हैं काशी तमिल संगमम बनारस में हुआ, तो काशी तमिल संगमम टुक प्लेस इन वाराणसी। ठीक है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दो एबल टू वॉक अपराइट, यानी कि जो चिंपैंजीज होते हैं खड़े होकर भी चल लेते हैं कुछ समय के लिए, चिंपैंजीज मोर ऑफन मूव अबाउट ऑन ऑल फोर, क्या, फॉरवर्ड ऑन द नकल्स ऑफ देयर हैंड्स, नकल वॉकिंग इसको कहते हैं। तो जनरली चिंपैंजीज जो होते हैं वो खड़े होकर के भी चल सकते हैं, बट ज्यादातर वो कैसे मूव करते हैं, अपने चारों पैरों पे, यानी कि दो हाथ दो पैर जो भी होते हैं उनके चारों पे वो मूव करते हैं। आपने देखा होगा चिंपैंजीज को ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे, है ना, यहाँ यहाँ पे उनका सर होता है और हाथ जमीन पे ऐसे, नकल, आपने नकल पुशअप्स देखी होंगी, तो मुट्ठी को बंद करके जमीन पे मुट्ठी रखी जाती है और फिर उस पे पुशअप्स मारे जाते हैं, तो उसको नकल कहते हैं, है ना। तो नकल्स पे ही चिंपैंजीज क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रैगिंग, लीनिंग, मेकिंग या फिर स्टॉलिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लीनिंग। कैसे, तो वो अपने नकल्स पे झुक करके, यहाँ पे लीन किया हुआ है उन्होंने, वो झुकाव है उनका, ठीक है, ऐसे, तो इसको लीन कहते हैं। रैगिंग तो पता ही है भाई, कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में भाई सबको पता है, एंड इट्स एन ऑफेंस, नहीं करना चाहिए। मेकिंग सिंपल है। स्टॉलिंग मैंने बताया था, किसी जगह पे रुकना, स्टॉल से मैंने स्टॉलिंग समझाया था, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लीनिंग। सो दीज वर इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में 22 फरवरी 2024 एसएससी जीडी के एग्जाम में चौथी शिफ्ट में एक इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपका कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। साथ ही साथ आपका जो भी स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।